क्रूर सिंह के सभी अय्यार गुफा का दरवाजा खोलने के लिए बहुत परेशान हैं। ज्योतिषी जी ने रमल भी फेंका, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाए कि खो का द्वार कैसे खुलेगा। अब आगे की कथा। बयान 16। एक दिन तेज सिंह बालादवी के लिए विजयगढ़ से बाहर निकले। पहर भर दिन बाकी था। जब घूमते फिरते बहुत दूर निकल गए तो देखा कि एक पेड़ के नीचे कुंवर वीरेंद्र सिंह बैठे हैं। उनकी सवारी का घोड़ा पेड़ से बंधा हुआ है। सामने एक बारहसिंगा मरा पड़ा है। उसके एक तरफ आग सुलग रही है। कुछ और पास जाने पर देखा कि कुमार के सामने पत्तों पर कुछ टुकड़े गोश्त के भी पड़े हैं। तेज सिंह को देखकर कुमार ने जोर से कहा, आओ भाई तेज सिंह, तुम तो विजयगढ़ ऐसा गए कि फिर खबर भी ना ली। क्या हमको एकदम ही भूल गए? तेज सिंह हंसकर, विजयगढ़ में मैं आप ही का काम कर रहा हूँ कि अपने बाप का? वीरेंद्र सिंह, अपने बाप का। यह कहकर वीरेंद्र सिंह हंस पड़े। तेज सिंह ने इस बात का कुछ भी जवाब न दिया और हंसते हुए पास जा बैठे। कुमार ने पूछा, कहो चंद्रकांता से मुलाकात हुई थी? तेज सिंह ने जवाब दिया, इधर जब से मैं गया हूँ इसी बीच में एक अय्यार को पकड़ा था। महाराज ने उसको कैद करने का हुक्म दिया, मगर कैद खाने तक पहुँचने न पाया था कि रास्ते ही में मेरी सूरत बना उसके साथी अय्यारों ने उसे छुड़ा लिया। फिर अभी तक कोई गिरफ्तार न हुआ। कुमार, वे लोग भी बड़े शैतान हैं। तेज सिंह, और तो जो हैं, बद्रीनाथ भी चुनारगढ़ से इन लोगों के साथ आया है। वह बड़ा भारी चालाक है। मुझको अगर खौफ रहता है तो उसी का। खैर देखा जाएगा, क्या हर्ज है। यह तो बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई आदमी भी साथ नहीं है? कुमार, आज मैं कई आदमियों को लेकर सवेरे ही शिकार खेलने के लिए निकला था। दोपहर तक तो हैरान रहा, कुछ हाथ ना लगा। आखिर को यह बारहसिंगा सामने से निकला और मैंने उसके पीछे घोड़ा लगाया। इसने मुझको बहुत हैरान किया। संग के सब साथी छूट गए। अब इस समय तीर खाकर गिरा है। मुझको भूख बड़ी जोर की लगी थी, इससे जी में आया कुछ गोश्त भून के खाऊं। इसी फिक्र में बैठा था कि सामने से तुम दिखाई पड़े। अब लो, तुम ही इसे भूनो। मेरे पास कुछ मसाला था, उसको मैंने धो धाकर इन टुकड़ों में लगा दिया है। अब तैयार करो तुम और खाओ, मैं भी खाऊं, मगर जल्दी करो, आज दिन भर से कुछ नहीं खाया। तेज सिंह ने बहुत जल्द गोश्त तैयार किया और एक सोते के किनारे, जहां साफ पानी निकल रहा था, बैठकर दोनों खाने लगे। वीरेंद्र सिंह मसाला पोंछ पोंछ कर खाते थे। तेज सिंह ने पूछा, आप मसाला क्यों पोंछ रहे हैं? कुमार ने जवाब दिया, फीका अच्छा मालूम होता है। 2-3 टुकड़े खाकर वीरेंद्र सिंह ने सोते में से चुल्ली भरकर खूब पानी पिया और बोला, अब बस भाई, मेरी तबीयत भर गई। दिन भर भूखे रहने पर कुछ खाया नहीं जाता। तेज सिंह ने कहा, आप खाइए चाहे ना खाइए, मैं तो छोड़ता नहीं। बड़े मजे का बन पड़ा है। आखिर जहाँ तक बन पड़ा खूब खाया और तब हाथ मुंह धोकर बोले, चलिए अब आपको नौगढ़ पहुँचाकर फिरेंगे। वीरेंद्र सिंह बोले, चलो, कहकर घोड़े पर सवार हुए और तेज सिंह पैदल साथ चले। थोड़ी दूर जाकर तेज सिंह बोले, ना मालूम क्यों मेरा सिर घूमता है। कुमार ने कहा, तुम मांस ज्यादा खा गए हो। उसने गर्मी की है। थोड़ी दूर गए थे कि तेज सिंह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े। वीरेंद्र सिंह ने झट घोड़े पर से कूदकर उनके हाथ पैर खूब कस के बांध गठरी में डालकर पीठ पर लाद लिया और घोड़े की बाग थाम विजयगढ़ का रास्ता लिया। थोड़ी दूर जाकर जोर से जफील सीटी बजाई, जिसकी आवाज़ जंगल में दूर दूर तक गूंज गई। थोड़ी देर में क्रूर सिंह, पन्नालाल, रामनारायण और ज्योतिषी जी आ पहुंचे। पन्नालाल ने खुश होकर कहा, वाह जी बद्रीनाथ, तुमने तो बड़ा भारी काम किया। बड़े जबरदस्त को फांसा। अब क्या है, बदला ले लिया जाए। क्रूर सिंह मारे खुशी के उछल पड़ा। बद्रीनाथ ने जो अब तक कुंवर वीरेंद्र सिंह बना हुआ था, गठरी पीठ से उतारकर जमीन पर रख दी और राम नारायण से कहा, तुम इस घोड़े को नौगढ़ पहुंचा दो। जिस अस्तबल से चुरा लाए थे उसी के पास छोड़ो, आप ही लोग बांध लेंगे। यह सुनकर रामनारायण घोड़े पर सवार होकर नौगढ़ चला। बद्रीनाथ ने तेज सिंह की गठरी अपनी पीठ पर लादी और अय्यारों को कुछ समझा बुझाकर चुनारगढ़ का रास्ता लिया। तेज सिंह का मामूल था
कि रोज महाराजा जयसिंह के दरबार में जाते और सलाम करके कुर्सी पर बैठ जाते। एक दिन महाराजा ने तेज सिंह की कुर्सी खाली देख हरदयाल सिंह से पूछा, आजकल तेज सिंह नजर नहीं आते, क्या तुमसे मुलाकात हुई थी? दीवान साहब ने अर्ज किया, नहीं, मुझसे भी मुलाकात नहीं हुई, आज दरियाफ्त करके अर्ज करूंगा। दरबार बर्खास्त होने के बाद दीवान तेज सिंह के डेरे पर गए। मुलाकात ना होने पर नौकरों से दरियाफ्त किया। सभी ने कहा, कई दिनों से वे यहाँ नहीं हैं। हम लोगों ने बहुत खोज की मगर पता न लगा। दीवान हरदयाल सिंह यह सुनकर हैरान रह गए। अपने मकान पर जाकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अगर तेज सिंह का पता न लगेगा तो बड़ी बदनामी होगी। जहाँ से हो खोज लगाना चाहिए। आखिर बहुत से आदमियों को इधर उधर पता लगाने के लिए रवाना किया और अपनी तरफ से एक चिट्ठी नौगढ़ के दीवान जीत सिंह के पास भेजकर ले जाने वाले को ताकीद कर दी कि कल दरबार से पहले इसका जवाब लेकर आना। वह आदमी खत लेकर शाम को नौगढ़ पहुंचा और दीवान जीत सिंह के मकान पर जाकर अपने आने की इत्तला करवाई। दीवान साहब ने अपने सामने बुलाकर हाल पूछा। उसने सलाम करके खत दिया। दीवान साहब ने गौर से खत को पढ़ा। दिल में यकीन हो गया कि तेज सिंह जरूर अय्यारों के हाथ पकड़ा गया। यह जवाब लिखकर कि वह यहाँ नहीं है, आदमी को विदा कर दिया और अपने कई जासूसों को बुलाकर पता लगाने के लिए इधर उधर रवाना किया। दूसरे दिन दरबार में दीवान जीत सिंह ने राजा सुरेंद्र सिंह से अर्ज किया, महाराज, कल विजयगढ़ से दीवान हरदयाल सिंह का पत्र लेकर एक आदमी आया था। यह दरियाफ्त किया था कि तेज सिंह नौगढ़ में है या नहीं, क्योंकि कई दिनों से वह विजयगढ़ में नहीं है। मैंने जवाब में लिख दिया कि यहाँ नहीं है। राजा को यह सुनकर ताज्जुब हुआ और दीवान से पूछा, तेज सिंह वहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अय्यारों के हाथ में पड़ गया हो, क्योंकि महाराज शिवदत्त के कई अय्यार विजयगढ़ में पहुँचे हुए हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए अकेला तेज सिंह गया था। दीवान साहब ने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ वह अय्यारों के हाथ में गिरफ्तार हो गया होगा। खैर, जो कुछ होगा 2-4 दिन में मालूम हो जाएगा। कुंवर वीरेंद्र सिंह भी दरबार में राजा के दाईं ओर कुर्सी पर बैठे यह बात सुन रहे थे। उन्होंने अर्ज किया, अगर हुक्म हो तो मैं तेज सिंह का पता लगाने जाऊं। दीवान जीत सिंह ने यह सुनकर कुमार की तरफ देखा और हंसकर जवाब दिया, आपकी हिम्मत और जवांमर्दी में कोई शक नहीं, मगर इस बात को सोचना चाहिए कि तेज सिंह के वास्ते जिसका काम अय्यारी ही है और अय्यारों के हाथ फंस गया है, आप हैरान हो जाएं, इसकी क्या ज़रूरत है? या तो आप जानते ही हैं कि अगर किसी अय्यार को कोई अय्यार पकड़ता है तो सिवा कैद रखने के जान से नहीं मारता। अगर तेज सिंह उन लोगों के हाथ में पड़ गया है तो कैद होगा, किसी तरह छूट ही जाएगा, क्योंकि वह अपने फन में बड़ा होशियार है। सिवा इसके जो अय्यारी का काम करेगा, चाहे वह कितना ही चालाक क्यों ना हो, कभी न कभी फंस ही जाएगा। फिर इसके लिए सोचना क्या, 10-5 दिन सब्र कीजिए, देखिए क्या होता है। इस बीच अगर वह ना आया तो आपको जो कुछ करना हो कीजिएगा। वीरेंद्र सिंह ने जवाब दिया, हाँ, आपका कहना ठीक ही है, मगर पता लगाना जरूरी है। यह सोचकर कि वह चालाक है, छूट जाएगा, खोज न करना मुनासिब नहीं। जीत सिंह ने कहा, सच है, आपको मोहब्बत के सबब से उसका ज्यादा ख्याल है। खैर, देखा जाएगा। यह सब सुनकर राजा सुरेंद्र सिंह ने कहा, और कुछ नहीं तो किसी को पता लगाने के लिए भेज दो। इसके जवाब में दीवान सिंह ने कहा, कई जासूसों को पता लगाने के लिए भेज चुका हूँ। राजा और कुंवर वीरेंद्र सिंह चुप रहे, मगर ख्याल इस बात का किसी के दिल से न गया। विजयगढ़ में दूसरे दिन दरबार में जय सिंह ने फिर हरदयाल सिंह से पूछा, कहीं तेज सिंह का पता लगा? दीवान साहब ने कहा, यहाँ तो तेज सिंह का पता नहीं लगता, शायद नौगढ़ में हो। मैंने वहाँ भी आदमी भेजा है, अब आता ही होगा, जो कुछ है मालूम हो जाएगा। ये बातें हो रही थी कि खत का जवाब लिए वह आदमी आ पहुंचा जो नौगढ़ गया था। हरदयाल सिंह ने जवाब पढ़ा और बड़े अफसोस के साथ महाराजा से अर्ज किया, नौगढ़ में भी तेज सिंह नहीं है। यह उनके बाप जीत सिंह के हाथ का खत मेरे खत के जवाब में आया है। महाराज ने कहा, उसका पता लगाने के लिए कुछ फिक्र की गई या नहीं? हरदयाल सिंह ने कहा, हाँ, कई जासूस मैंने इधर उधर भेजे हैं। महाराज को तेज सिंह का बहुत अफसोस रहा। दरबार बर्खास्त करके महल में चले गए। बातों ही बातों में महाराजा ने तेज सिंह का जिक्र महारानी से किया और कहा, किस्मत का फेर इसे ही कहते हैं। क्रूर सिंह ने तो हलचल मचा ही रखी थी,
मदद के वास्ते एक तेज सिंह आया था, सो कई दिन से उसका भी पता नहीं लगता। अब मुझे उसके लिए सुरेंद्र सिंह से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तेज सिंह का चाल चलन, बातचीत, इल्म और चालाकी पर जब ख्याल करता हूँ तबीयत उमड़ आती है। बड़ा लायक लड़का है, उसके चेहरे पर उदासी तो कभी देखी ही नहीं। महारानी ने भी तेज सिंह के हाल पर बहुत अफसोस किया। इत्तेफाक से चपला उस वक्त वहीं खड़ी थी। यह हाल सुनकर वहां से चली और चंद्रकांता के पास पहुंची। तेज सिंह का हाल जब कहना चाहती थी तो जी उमड़ आया, कुछ कह न सकी। चंद्रकांता ने उसकी दशा देख पूछा, क्यों, क्या है? इस वक्त तेरी अजब हालत हो रही है, कुछ मुंह से तो कह। इस बात का जवाब देने के लिए चपला ने मुंह खोला ही था कि गला भर आया, आंखों से आंसू टपक पड़े, कुछ जवाब न दे सकी। चंद्रकांता को और भी ताज्जुब हुआ, पूछा, तू रोती क्यों है, कुछ बोल तो। आखिर चपला ने अपने को संभाला और बड़ी मुश्किल से कहा, महाराज की जुबानी सुना है कि तेज सिंह को महाराज शिवदत्त के अय्यारों ने गिरफ्तार कर लिया है। अब वीरेंद्र सिंह का आना भी मुश्किल होगा, क्योंकि उनका वही एक बड़ा सहारा था। इतना कहा ही था कि पूरे तौर पर आंसू भरा और खूब खुलकर रोने लगी। इसकी हालत से चंद्रकांता समझ गई कि चपला भी तेज सिंह को चाहती है, मगर सोचने लगी, चलो अच्छा ही है, इसमें भी हमारा ही भला है। मगर तेज सिंह के हाल और चपला की हालत पर बहुत अफसोस हुआ। फिर चपला से कहा, उनको छुड़ाने की यही फिक्र हो रही है क्या? तेरे रोने से वे छूट जाएंगे? तुझसे कुछ नहीं हो सकता तो मैं ही कुछ करूं? चंपा भी वहां बैठी यह अफसोस भरी बातें सुन रही थी। बोली, अगर हुक्म हो तो मैं तेज सिंह की खोज में जाऊं। चपला ने कहा, अभी तो इस लायक कहाँ हुई है। चंपा बोली, क्यों, अब मेरे में क्या कसर है? क्या मैं यारी नहीं कर सकती? चपला ने कहा, हाँ, यारी तो कर सकती है, मगर उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती जिन लोगों ने तेज सिंह जैसे चालाक अय्यार को पकड़ लिया है। हाँ, मुझको राजकुमारी हुक्म दे तो मैं खोज में जाऊं। चंद्रकांता ने कहा, इसमें भी हुक्म की जरूरत है? तेरी मेहनत से अगर वे छूटेंगे तो जन्म भर उनको कहने लायक रहेगी। अब तू जाने में देर मत कर, जा। चपला ने चंपा से कहा, देख मैं जाती हूँ, पर यार लोग बहुत दूर से आए हुए हैं, ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद कुछ नया बखेड़ा मचे। खैर, और तो जो होगा देखा जाएगा। तू राजकुमारी की ओर से होशियार रहना। अगर तुझसे कुछ भूल हुई या राजकुमारी पर किसी तरह की आफत आई तो मैं जन्म भर तेरा मुंह न देखूंगी। चंपा ने कहा, इस बात की आप खातिर जमा रखिए, मैं बराबर होशियार रहा करूंगी। चपला अपने अय्यारी के सामान से लैस हो और कुछ दक्षिणी ढंग के जेवर तथा कपड़े ले तेज सिंह की खोज में निकली। बयान 17। चपला कोई साधारण औरत न थी। खूबसूरती और नजाकत के अलावा उसमें ताकत भी थी। दो चार आदमियों से लड़ जाना या उनको गिरफ्तार कर लेना उसके लिए एक अदना सा काम था। शस्त्र विद्या को पूरे तौर पर जानती थी। अय्यारी के फन के अलावा और भी उसमें कई गुण थे। गाने और बजाने में उस्ताद, नाचने में माहिर, आतिशबाजी बनाने का बड़ा शौक। कहाँ तक लिखें, कोई फन ऐसा न था जिसको चपला न जानती हो। रंग उसका गोरा, बदन हर जगह सुडौल, नाजुक हाथ पांव की तरफ ख्याल करने से यही जाहिर होता था कि इसे एक फूल से मारना खून करना है। उसको जब कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ती थी तो अपनी खूबसूरती जानबूझकर बिगाड़ डालती थी या भेष बदल लेती थी। अब इस वक्त शाम हो गई, बल्कि कुछ रात भी जा चुकी है। चंद्रमा अपनी पूरी रोशनी से निकला हुआ है। चपला अपनी असली सूरत में चली जा रही है। अय्यारी का बटुआ बगल में लटकाए, कमंद कमर में कसे और खंजर भी लगाए हुए जंगल ही जंगल कदम बढ़ाए जा रही। तेज सिंह की याद ने उसका ऐसा हाल कर दिया है कि अपने बदन की भी खबर नहीं। उसको यह मालूम नहीं कि वह किस काम के लिए बाहर निकली है या कहाँ जा रही है। उसके आगे क्या है? पत्थर है, गड्ढा है, नदी है, नाला है, बस पैर बढ़ाए जाना, यही उसका काम है। आंखों से आंसू की बूंदें गिर रही, सारा कपड़ा भीग गया। थोड़ी थोड़ी दूर पर ठोकर खाती है, उंगलियों से खून गिर रहा है, मगर उसको इसका कुछ ख्याल नहीं। आगे एक नाला आया जिस पर चपला ने कुछ ध्यान न दिया और धम्म से उस नाले में गिर पड़ी। सिर फट गया, खून निकलने लगा, कपड़े बदन के सब भीग गए। अब उसको इस बात का ख्याल हुआ कि तेज सिंह को छुड़ाने या खोजने चली। उसके मुंह से झट यह बात निकली, हाय प्यारे, मैं तुमको बिल्कुल भूल गई। तुम्हारे छुड़ाने की फिक्र मुझको जरा भी ना रही। उसी की यह सजा मिली। अब चपला संभल गई और सोचने लगी वह किस जगह है। खूब गौर करने पर उसे मालूम हुआ कि रास्ता बिल्कुल भूल गई है और एक भयानक जंगल में आ फंसी है।
कुछ क्षणों के लिए तो वह बहुत डर गई, मगर फिर दिल को संभाला, उस खतरनाक नाले से पीछे फिरी और सोचने लगी, इसमें तो कोई शक नहीं कि तेज सिंह को महाराज शिवदत्त के अय्यारों ने पकड़ लिया है, तो जरूर चुनारगढ़ ही ले भी गए होंगे। पहले वहीं खोज करनी चाहिए, जब ना मिलेंगे तो दूसरी जगह पता लगाऊंगी। यह विचार कर चुनारगढ़ का रास्ता ढूंढने लगी। हजार खराबी से आधी रात गुजर जाने के बाद रास्ता मिल गया। अब सीधे चुनारगढ़ की तरफ पहाड़ ही पहाड़ चल निकली। जब सुबह हुई, उसने अपनी सूरत एक मर्द सिपाही की सी बना ली। नहाने धोने खाने पीने की कुछ फिक्र नहीं, सिर्फ रास्ता तय करने की उसको धुन थी। आखिर भूखी प्यासी शाम होते ही चुनारगढ़ पहुंची। दिल में ठान लिया था कि जब तक तेज सिंह का पता न लगेगा अन्न जल ग्रहण न करूंगी। कहीं आराम न किया, इधर उधर ढूंढने और तलाश करने लगी। एकाएक उसे कुछ चालाकी सूझी। उसने अपनी पूरी सूरत पन्नालाल की बना ली और घसीटा सिंह अय्यार के डेरे पर जा पहुंची। हम पहले लिख चुके हैं कि 6 अय्यारों में से 4 अय्यार विजयगढ़ गए हैं और घसीटा सिंह और चुन्नीलाल चुनारगढ़ में ही रह गए। घसीटा सिंह पन्नालाल को देखकर उठ खड़े हुए और साहब सलामत के बाद पूछा, कहो पन्नालाल, अब की बार किसे लाए? पन्नालाल, इस बार लाए तो किसी को नहीं, सिर्फ इतना पूछने आए हैं कि नाजिम यहाँ है या नहीं, उसका पता नहीं लगता। घसीटा सिंह, यहाँ तो नहीं आया। पन्नालाल, फिर उसको पकड़ा किसने? वहां तो अब कोई अय्यार नहीं है। घसीटा सिंह, या तो मैं नहीं कह सकता कि वहां कोई और भी अय्यार है या नहीं, सिर्फ तेज सिंह का नाम तो मशहूर था, सो कैद हो गए। इस वक्त किले में बंद पड़े रोते होंगे। पन्नालाल, खैर कोई हर्ज नहीं, पता लग ही जाएगा, अब जाता हूँ, रुक नहीं सकता। यह कहकर नकली पन्नालाल वहां से रवाना हुए। अब चपला का जी ठिकाने हुआ, यह सोचकर कि तेज सिंह का पता लग गया और वे यहीं मौजूद हैं, कोई हर्ज नहीं, जिस तरह होगा छुड़ा लेगी। वह मैदान में निकल गई और गंगा जी के किनारे बैठ अपने बटुए में से कुछ मेवा निकालकर खाया। गंगा जल पीकर निश्चिंत हुई। फिर अपनी सूरत एक गाने वाली औरत की बनाई। चपला को खूबसूरत बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, वह खुद ऐसी थी कि 1000 खूबसूरतों का मुकाबला करे, मगर इस सबब से कोई पहचान ना ले, उसने अपनी सूरत बदली। जब हर तरह से लैस हो गई, एक बंसी हाथ में ले राजमहल के पिछवाड़े की तरफ जाकर एक साफ जगह देखकर बैठ गई और चढ़ती आवाज में एक बिरहा गाने लगी। एक बार फिर स्वयं गाकर फिर उसी गत को बंसी पर बजाती। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। राजमहल में शिवदत्त महल की छत पर महारानी के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे। एकाएक गाने की आवाज उनके कानों में गई और महारानी ने भी सुनी। दोनों ने बातें करना छोड़ दिया और कान लगाकर गौर से सुनने लगे। थोड़ी देर बाद बंशी की आवाज आने लगी, जिसका बोल साफ मालूम पड़ता था। महाराज की तबीयत बेचैन हो गई। झट नौकरानी को बुलाकर हुक्म दिया, किसी से कहो अभी जाकर उसको इस महल के नीचे ले आए, जिसके गले की आवाज आ रही है। हुक्म पाते ही पहरेदार दौड़ गए। देखा कि एक नाजुक बदन युवती बैठी गा रही है। उसकी सूरत देखकर लोगों के होशो हवास ठिकाने ना रहे। बहुत देर के बाद बोले, महाराज ने महल के करीब आपको बुलाया है और आपका गाना सुनने के बहुत बेचैन हैं। चपला ने कुछ इनकार न किया, उन लोगों के साथ साथ महल के नीचे चली गई और गाने लगी। उसके गाने ने महाराज को बेताब कर दिया। दिल को रोक न सके, हुक्म दिया कि उसको दीवान खाने में ले जाकर बिठाया जाए और रोशनी का बंदोबस्त हो, हम भी आते हैं। महारानी ने कहा, आवाज से यह औरत मालूम होती है, क्या हर्ज है अगर महल में बुला ली जाए? महाराज ने कहा, पहले उसको देख समझ ले, फिर जैसा होगा किया जाएगा। अगर यहाँ आने लायक होगी तो तुम्हारी भी खातिर कर दी जाएगी। हुक्म की देर थी। सब सामान लैस हो गया। महाराज दीवान खाने में जा विराजे तो बीबी चपला ने झुककर सलाम किया। महाराज ने देखा कि एक औरत निहायत हसीन, रंग गोरा, सुरमई रंग की साड़ी और धानी बूटीदार चोली दक्षिणी ढंग से पहने, पीछे से लांग बांधे, खुला गड़ारीदार जूड़ा कांटे से बांधे, जिस पर एक छोटा सा सोने का फूल, माथे पर एक बड़ा सा रोली का टीका लगाए, कानों में सोने की निहायत खूबसूरत जड़ाऊ बालियां पहने, नाक में सरजा की नथ, एक टीका सोने का और घुंघरूदार पटड़ी गूथन की गले में पहने, हाथ में बिना घुंडी का कड़ा व छंदेली जिसके ऊपर काली चूड़ियां, कमर में लच्छेदार करधनी और पैरों में सांकड़ा पहने
अजब आन बान से सामने खड़ी है। गहना तो मुक्तसर ही है, मगर बदन की गठाई और सुडौलता पर इतना ही आफत हो रहा है। गौर से निगाह करने पर एक छोटा सा तिल ठुड्डी की बगल में देखा, जो चेहरे को और भी रौनक दे रहा था। महाराज के होश जाते रहे, अपनी महारानी साहिबा को भूल गए, जिस पर रीझे हुए थे। छठ मुंह से निकल पड़ा, वाह क्या कहना है। टकटकी बंद गई। महाराज ने कहा, आओ यहाँ बैठो। बीबी चपला कमर को बल देती हुई अटखेलियों के साथ कुछ नजदीक जाकर सलाम करके बैठ गई। महाराज उसके हुस्न के रौब में आ गए, ज्यादा कुछ न कह सके, एक टक टक सूरत देखने लगे। फिर पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ है, कौन हो, क्या काम है? तुम्हारे जैसी औरत का अकेली रात के समय घूमना ताज्जुब में डालता है। उसने जवाब दिया, मैं ग्वालियर की रहने वाली पटलापा कत्थक की लड़की हूँ। रंभा मेरा नाम है। मेरा बाप भारी गवैया था। एक आदमी पर मेरा जी आ गया। बात की बात में वह मुझसे गुस्सा होकर चला गया। उसी की तलाश में मारी मारी फिरती हूँ। क्या करूँ? अक्सर दरबारों में जाती हूँ कि शायद कहीं मिल जाए, क्योंकि वह भी बड़ा भारी गवैया है। सो ताज्जुब नहीं किसी दरबार में हूँ। इस वक्त तबीयत की उदासी में यूं ही कुछ गा रही थी कि सरकार ने याद किया, हाजिर हुई। महाराज ने कहा, तुम्हारी आवाज बहुत भली है, कुछ गाओ तो अच्छी तरह सुनो। महाराज ने कहा, कुछ गाओ गाओ। चपला ने कहा। महाराज ने इस नाचीज पर बड़ी मेहरबानी की, जो नजदीक बुलाकर बैठाया और लौंडी को इज्जत दी। अगर आप मेरा गाना सुनना चाहते हैं तो अपने मुलाजिम सर्पदारों, साज बजाने वालों को तलब करें। वे लोग साथ दें तो कुछ गाने का लुत्फ आए। वैसे तो मैं हर तरह से गाने को तैयार हूँ। यह सुन महाराजा बहुत खुश हुए और हुक्म दिया, सपर्दा हाजिर किए जाएं। प्यादे दौड़े गए और सपर्दाओं को सरकारी हुक्म सुनाए। वे सब हैरान हो गए कि 3 पहर रात गुजरे, महाराज को क्या सूझी है, मगर लाचार होकर आना ही पड़ा। आकर जब एक चांद के टुकड़े को सामने देखा तो तबीयत खुश हो गई। कुड़े हुए आए थे मगर अब खिल गए। छठ साज मिला, करीने से बैठे। चपला ने गाना शुरू किया। अब क्या था, साज व सामान के साथ गाना। पिछली रात का समा महाराज को बुद्ध बना दिया। सपर्दा भी दंग रह गए। तमाम इल्म आज खर्च करना पड़ा। बेवक्त की महफिल थी, इस पर भी बहुत से आदमी जमा हो गए। 2 चीज दरबारी की गाई थी कि सुबह हो गई। भैरवी गाने के बाद चपला ने बंद करके अर्ज किया, महाराज अब सुबह हो गई, मैं भी कल की थकी हूँ, क्योंकि दूर से आई थी। अब हुक्म हो तो रुखसत हूँ। चपला की बात सुनकर महाराजा चौंक पड़े। देखा तो सचमुच सवेरा हो गया था। अपने गले से मोतियों की माला उतारकर इनाम में दी और बोले, अभी हमारा जी तुम्हारे गाने से बिल्कुल नहीं भरा है। कुछ रोज यहाँ ठहरो फिर जाना। रंभा ने कहा, अगर महाराजा की इतनी मेहरबानी लौंडी के हाल पर है तो मुझको रहने में कोई हर्ज नहीं। महाराज ने हुक्म दिया कि रंभा के रहने का पूरा बंदोबस्त हो और आज रात को आम महफिल का सामान किया जाए। हुक्म पाते ही सब सरंजाम हो गया। एक सुंदर मकान में रंभा का डेरा पड़ गया। नौकर मजदूर सब तैनात कर दिए गए। आज की रात आम महफिल थी। अच्छे आदमी सब इकट्ठे हुए। रंभा भी हाजिर हुई, सलाम करके बैठ गई। महफिल में कोई ऐसा न था जिसकी निगाह रंभा की तरफ ना हो। जिसको देखो लंबी सांसें भर रहा है। आपस में सब यही कहते हैं, वाह क्या भोली सूरत है, क्यों कभी आज तक ऐसी हसीना तुमने देखी थी? रंभा ने गाना शुरू किया। अब जिसको देखिए मिट्टी की मूरत हो रहा है। एक गीत गाकर चपला ने अर्ज किया, महाराज एक बार में नौगढ़ में राजा सुरेंद्र सिंह की महफिल में मैंने गाया था। वैसा गाना आज तक मेरा फिर न जमा। वजह यह थी कि उनके दीवान के लड़के तेज सिंह ने मेरी आवाज के साथ मिलकर बीन बजाई थी। हाय, मुझको वह महफिल कभी ना भूलेगी। 2-4 रोज हुआ मैं फिर नौगढ़ गई थी। मालूम हुआ कि वह गायब हो गया। तब मैं भी वहां न ठहरी, तुरंत वापस चली आई। इतना कहकर रंभा अटक गई। महाराज तो उस पर दिलो जान दिए बैठे थे। बोले, आजकल तो वो मेरे यहाँ कैद है, पर मुश्किल तो ये है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और कैद की हालत में वह कभी बीन ना बजाएगा। रंभा ने कहा, जब वह मेरा नाम सुनेगा तो जरूर इस बात को कबूल करेगा, मगर उसको एक तरीके से बुलाया जाए। वह अलबत्ता मेरा संग देगा, नहीं तो मेरी भी ना सुनेगा, क्योंकि वह बड़ा जिद्दी है। महाराज ने पूछा, वह कौन सा तरीका है? रंभा ने कहा, एक तो उसको बुलाने के लिए ब्राह्मण जाए और वह उम्र में 20 वर्ष से ज्यादा ना हो। दूसरे, जब वह उसको लाए, दूसरा कोई संग ना हो। अगर भागने का खौफ हो तो बेड़ी उसके पैरों में पड़ी रहे, इसका कोई मुजायका नहीं। तीसरे, यह कि बीन कोई उम्दा होनी चाहिए। महाराज ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? इधर उधर देखा तो एक ब्राह्मण का लड़का चेतराम नामक
उसकी उम्र का नजर आया। उसे हुक्म दिया कि तू जाकर तेज सिंह को ले आ। फिर मीर मुंशी से कहा, तुम जाकर पहरेदारों को समझा दो कि तेज सिंह के आने में कोई रोक टोक ना करें। हाँ, एक बेड़ी उसके पैर में जरूर पड़ी रहे। हुक्म पाकर चेतराम तेज सिंह को लेने गया तो मीर मुंशी ने भी पहरेदारों को महाराजा का हुक्म सुना दिया। उन लोगों को क्या हर्ज था, तेज सिंह को अकेले रवाना कर दिया। तेज सिंह तुरंत समझ गए कि कोई दोस्त यहाँ आ पहुंचा है, तभी तो उसने ऐसी चालाकी की शर्त से मुझको बुलाया है। खुशी खुशी चेतराम के साथ रवाना हुए। जब महफिल में आए, अजब तमाशा नजर आया। देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी है और सब उसी की तरफ देख रहे हैं। जब तेज सिंह महफिल के बीच में पहुंचे तो रंभा ने आवाज दी, आओ आओ तेज सिंह, रंभा कब से आपकी राह देख रही है। भला वह बीन कब भूलेगी जो आपने नौगढ़ में बजाई थी। यह कहते हुए रंभा ने तेज सिंह की तरफ देखकर बाईं आंख बंद की। तेज सिंह समझ गए कि यह चपला है। बोले, रंभा तू आ गई। अगर मौत भी सामने नजर आती हो तो भी तेरे साथ बीन बजाकर मरूंगा, क्योंकि तेरे जैसे गाने वाली कहाँ भला मिलेगी। तेज सिंह और रंभा की यह बात सुनकर महाराज को बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर धुन तो यह थी कि कब बीन बजे और कब रंभा गाए। बहुत उम्दा बीन तेज सिंह के सामने रखी गई और उन्होंने बजाना शुरू किया। रंभा भी गाने लगी। अब जो समा बंधा उसकी क्या तारीफ की जाए। महाराज तो सख्ते किसी हालत में आ गए। औरों की कैफियत दूसरी ही हो गई। एक ही गीत का साथ देकर तेज सिंह ने बीन हाथ से रख दी। महाराज ने कहा, क्यों और बजाओ। तेज सिंह ने कहा, बस मैं एक रोज में एक ही गीत या बोल बजाता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको सुनने का ज्यादा शौक हो तो कल फिर सुन लीजिएगा। रंभा ने भी कहा, हाँ महाराज, यही तो इनमें एक ऐब है। राजा सुरेंद्र सिंह जिनके नौकर थे, कहते कहते थक गए, मगर इन्होंने एक ना मानी, एक ही बोल बजा कर रह गए। क्या हर्ज है, कल फिर सुन लीजिएगा। महाराज सोचने लगे, अजब आदमी है, भला इसमें क्या फायदा सोचा। अफसोस मेरे दरबार में यह ना हुआ। रंभा ने भी बहुत कुछ हर्ज करके गाना मौकूफ कर दिया, स्थगित कर दिया। सभी के दिल में हसरत बनी रह गई। महाराज ने अफसोस के साथ मजलिस बर्खास्त की और तेज सिंह फिर उसी चेतराम ब्राह्मण के साथ जेल भेज दिए गए। महाराज को तो अब इश्क हो गया कि तेज सिंह की बीन के साथ रंभा का गाना सुने। फिर दूसरे रोज महफिल हुई और उसी चेतराम ब्राह्मण को भेजकर तेज सिंह बुलाए गए। उस रोज भी एक बोल बजाकर उन्होंने बीन रख दी। महाराज का दिल बिल्कुल न भरा। हुक्म दिया कि कल पूरी महफिल हो। दूसरे दिन फिर महफिल का सामान हुआ। सब कोई आकर पहले ही से जमा हो गए, मगर रंभा महफिल में जाने के वक्त से घंटे भर पहले दांव बचा चेतराम की सूरत बना कैद खाने में पहुंची। पहरेदार जानते ही थे कि चेतराम अकेला तेज सिंह को ले जाएगा। महाराज का हुक्म ही ऐसा है। उन्होंने ताला खोलकर तेज सिंह को निकाला और पैरों में बेड़ी डालकर चेतराम के हवाले कर दिया। चेतराम उनको लेकर चलते बने। थोड़ी दूर जाकर चेतराम ने तेज सिंह की बेड़ी खोल दी। अब क्या था, दोनों ने जंगल का रास्ता लिया। कुछ दूर जाकर चपला ने अपनी सूरत बदल ली और असली सूरत में हो गई। अब तेज सिंह उसकी तारीफ करने लगे। चपला ने कहा, आप मुझको शर्मिंदा ना करें, क्योंकि मैं खुद को इतना चालाक नहीं समझती जितनी आप तारीफ कर रहे हैं। फिर मुझे आपको छुड़ाने की कोई गरज भी न थी। सिर्फ चंद्रकांता की बेमुरवती से मैंने यह काम किया। तेज सिंह ने कहा, ठीक है, तुमको मेरी गरज काहे को होगी। गरजू तो मैं ठहरा कि तुम्हारे साथ सपर्दा बना। जो काम बाप दादों ने ना किया था सो करना पड़ा। यह सुनकर चपला हंस पड़ी और बोली, बस माफ कीजिए, ऐसी बातें ना करिए। तेज सिंह ने कहा, वाह, माफ क्या करना, मैं बगैर मजदूरी लिए न छोड़ूंगा। चपला ने कहा, मेरे पास क्या है जो मैं दूं। उन्होंने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है वही मेरे लिए बहुत है। चपला ने कहा, खैर इन बातों को जाने दीजिए और यह कहिए कि यहाँ से खाली ही चलिएगा या महाराज शिवदत्त को कुछ हाथ भी दिखाइएगा। तेज सिंह ने कहा, इरादा तो मेरा यही था, आगे तुम जैसा कहो। चपला ने कहा, जरूर कुछ करना चाहिए। बहुत देर तक आपस में सोच विचार कर दोनों ने एक चालाकी ठहराई, जिसे करने के लिए ये दोनों उस जगह से दूसरे घने जंगल में चले गए। बयान 18। अब महाराज शिवदत्त की महफिल का हाल सुनिए। महाराज शिवदत्त सिंह महफिल में आ विराजे। रंभा के आने में देर हुई तो एक चौबदार को कहा कि जाकर उसको बुला लाए और चेतराम ब्राह्मण को तेज सिंह को लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद चौबदार ने आकर अर्ज किया, महाराज रंभा तो अपने डेरे पर नहीं है, कहीं चली गई
महाराज को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसको जी से चाहने लगे थे। दिल में रंभा के लिए अफसोस करने लगे और हुक्म दिया कि फौरन उसे तलाश करने के लिए आदमी भेजे जाएं। इतने में चेतराम ने आकर दूसरी खबर सुनाई कि कैद खाने में तेज सिंह नहीं। अब तो महाराजा के होश उड़ गए। सारी महफिल दंग रह गई कि अच्छे गाने वाली आई, जो सभी को बेवकूफ बनाकर चली गई। घसीटा सिंह और चुन्नी लाल अय्यार ने अर्ज किया, महाराज बेशक वह कोई अय्यार था जो इस तरह आकर तेज सिंह को छुड़ा ले गया। महाराज ने कहा, ठीक है, मगर काम उसने काबिले इनाम किया। अय्यारों ने भी तो उसका गाना सुना था, महफिल में मौजूद ही थे। उन लोगों की अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए थे कि उसको न पहचाना? लानत है तुम लोगों के अय्यार कहलाने पर। यह कहकर महाराज गम और गुस्से से भरे उठकर महल में चले गए। महफिल में जो लोग बैठे थे उन लोगों ने अपने घर का रास्ता लिया। तमाम शहर में यह बात फैल गई, जिधर देखिए यही चर्चा थी। दूसरे दिन जब गुस्से में भरे हुए महाराज दरबार में आए तो एक चौबदार ने अर्ज किया, महाराज वह जो गाने वाली आई थी, असल में वह औरत ही थी। वह चेतराम मिश्र की सूरत बनाकर तेज सिंह को छुड़ा गई। मैंने अभी उन दोनों को उस सलई वाले जंगल में देखा है। यह सुन महाराज को और भी ताज्जुब हुआ। हुक्म दिया कि बहुत से आदमी जाएं और उनको पकड़ के लेके आए। इस पर चौबदार ने अर्ज किया, महाराज इस तरह ये गिरफ्तार ना होंगे, भाग जाएंगे। हाँ, घसीटा सिंह और चुन्नीलाल मेरे साथ चलें तो मैं दूर से इन लोगों को दिखला दूं, ये लोग कोई चालाकी करके उन्हें पकड़ लें। महाराज ने इस तरकीब को पसंद करके दोनों अय्यारों को चौबदार के साथ जाने का हुक्म दिया। चौबदार उन दोनों को लेकर उस जगह पहुंचा जिस जगह उसने तेज सिंह का निशान देखा था, पर देखा वहां कोई नहीं है। तब घसीटा सिंह ने पूछा, अब किधर देखें? उसने कहा, क्या यह जरूरी है? वे तब से अब तक इसी पेड़ के नीचे बैठे रहे, इधर उधर देखिए, कहीं होंगे। यह सुन घसीटा सिंह ने कहा, अच्छा चलो तुम ही आगे चलो। वे लोग इधर उधर ढूंढने लगे। इसी समय एक अहिरिन सिर पर खचिए में दूध लिए आती नजर पड़ी। चौबदार ने उसको अपने पास बुलाकर पूछा, तूने इस जगह कहीं एक औरत और एक मर्द को देखा है? उसने कहा, हाँ हाँ, उस जंगल में मेरा अडार है, बहुत सी गाय भैंसें मेरी वहाँ रहती हैं। अभी मैंने उन दोनों के पास 2 पैसे का दूध बेचा है और बाकी दूध लेकर शहर बेचने जा रही हूँ। यह सुनकर चौबदार बतौर इनाम के 4 पैसे निकाल उसको देने लगा, मगर उसने इनकार किया और कहा, मैं सेंत के पैसे नहीं लेती। हाँ, 4 पैसे का दूध आप लोग लेकर पी लें तो मैं शहर जाने से बचूं और आपका एहसान मानूं। चौबदार ने कहा, क्या हर्ज है, तू दूध ही दे दे। बस अहिरीन ने खांचा रख दिया और दूध देने लगी। चौबदार ने उन दोनों अय्यारों से कहा, आइए आप भी पी लीजिए। उन दोनों अय्यारों ने कहा, हमारा जी नहीं चाहता। वह अहिरीन बोली, अच्छा आपकी खुशी। चौबदार ने दूध पिया और दोनों अय्यारों से कहा, वाह क्या दूध है, शहर में तो रोज आप दूध पीते ही हैं, आज इसे भी पीकर मजा देखिए। उसके जिद करने पर दोनों अय्यारों ने भी दूध पिया और 4 पैसे दूध वाली को दिए। अब वे तीनों तेज सिंह को ढूंढने चले। थोड़ी दूर जाकर चौबदार ने कहा, न जाने क्यों मेरा सिर घूमता है। घसीटा सिंह बोले, मेरी भी वही दशा है। चुन्नीलाल तो कुछ कहना ही चाहते थे कि गिर पड़े। इसके बाद चौबदार और घसीटा सिंह भी जमीन पर लेट गए। दूध बेचने वाली बहुत दूर नहीं गई थी। उन तीनों को गिरते देख दौड़ती हुई पास आई और लखलखा सुंघाकर चौबदार को होशियार किया। वह चौबदार तेज सिंह थे। जब होश में आए तो अपनी असली सूरत बना ली। इसके बाद दोनों की मुश्कें बांध गठरी में डालकर एक चपला को और दूसरे को तेज सिंह ने अपनी पीठ पर लादा और नौगढ़ का रास्ता लिया। बयान 19। तेज सिंह को छुड़ाने के लिए जब चपला चुनारगढ़ गई तब चंपा के जी में आया कि यार तो बहुत से आए हैं और मैं अकेली हूँ, ऐसा ना हो कभी कोई आफत आ जाए। ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिसमें यारों का डर ना रहे और रात को भी आराम से सोने में आए। यह सोचकर उसने एक मसाला बनाया। जब रात को सब लोग सो गए और चंद्रकांता भी पलंग पर जा लेटी, तब चंपा ने उस मसाले को पानी में घोलकर जिस कमरे में चंद्रकांता सोती थी उसके दरवाजे पर 2 गज इधर उधर लेप दिया और निश्चिंत होकर राजकुमारी के पलंग पर जा लेटी। इस मसाले में यह गुण था कि जिस जमीन पर उसका लेप किया जाए, सूख जाने पर अगर किसी का पैर उस जमीन पर पड़े तो जोर से पटाखे की आवाज आए, मगर देखने से यह मालूम ना हो कि इस जमीन पर कुछ लेप किया गया है।
रात भर चंपा आराम से सोई रही। कोई आदमी उस कमरे के अंदर ना आया। सुबह को चंपा ने पानी से वह मसाला धो डाला। दूसरे दिन उसने दूसरी चालाकी की। मिट्टी की एक खोपड़ी बनाई और उसको रंग रंगाकर ठीक चंद्रकांता की मूर्त बनाकर जिस पलंग पर कुमारी सोया करती थी, तकिए के सहारे वह खोपड़ी रख दी और धड़ की जगह कपड़ा रखकर एक हल्की चादर उस पर चढ़ा दी, मगर मुंह खुला रखा और खूब रोशनी कर उस चारपाई के चारों तरफ वही लेप कर दिया। कुमारी से कहा, आज आप दूसरे कमरे में आराम करें। चंद्रकांता समझ गई और दूसरे कमरे में जा लेटी। जिस कमरे में चंद्रकांता सोई उसके दरवाजे पर भी लेप कर दिया और जिस कमरे में पलंग पर खोपड़ी रखी थी उसकी बगल में एक कोठरी थी, चिराग बुझाकर आप उसमें सो गई। आधी रात गुजर जाने के बाद उस कमरे के अंदर से, जिसमें खोपड़ी रखी थी, पटाखे की आवाज आई। सुनते ही चंपा झट उठ बैठी और दौड़कर बाहर से किवाड़ बंद करके खूब शोरगुल करने लगी। यहाँ तक कि बहुत सी लौंडियां वहां आकर इकट्ठी हो गईं। उनमें से एक ने जाकर महाराज को खबर दी कि चंद्रकांता के कमरे में चोर घुसा है। यह सुन महाराज खुद दौड़े आए और हुक्म दिया कि महल के पहरे से 10-5 सिपाही अभी आए। जब सब इकट्ठे हुए, कमरे का दरवाजा खोला गया तो देखा कि राम नारायण और पन्नालाल दोनों अय्यार भीतर हैं। बहुत से आदमी उन्हें पकड़ने के लिए अंदर घुस गए। उन अय्यारों ने भी खंजर निकालकर चलाना शुरू किया। 4-5 सिपाहियों को जख्मी किया, आखिर पकड़े गए। महाराज ने उनको कैद में रखने का हुक्म दिया और चंपा से हाल पूछा। उसने अपनी कार्रवाई कह सुनाई। महाराज बहुत खुश हुए और उसको इनाम देकर पूछा, छपला कहाँ है? उसने कहा, वह बीमार है। फिर महाराज ने और कुछ न पूछा, अपने आराम गाह में चले गए। सुबह को दरबार में उन अय्यारों को तलब किया गया। जब वे आए तो पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? पन्नालाल बोला, सरतोड़ सिंह। महाराज को उसकी ढिठाई पर बड़ा गुस्सा आया। कहने लगे, ये लोग बदमाश हैं, जरा भी नहीं डरते। खैर, ले जाकर इन दोनों को खूब होशियारी के साथ कैद रखो। हुक्म के मुताबिक वे कैद खाने में भेज दिए गए। महाराज ने हरदयाल सिंह से पूछा, कुछ तेज सिंह का पता लगा? हरदयाल सिंह ने कहा, महाराजा, अभी तक तो कुछ पता नहीं लगा। ये यार जो पकड़े गए उन्हें खूब पीटा जाए तो शायद ये लोग कुछ बताएं। महाराज ने कहा, ठीक है, मगर तेज सिंह आएगा तो नाराज होगा कि अय्यारों को क्यों मारा। ऐसा कायदा नहीं है। खैर, कुछ दिन तेज सिंह की राह और देख लें, फिर जैसा मुनासिब होगा किया जाएगा। मगर इस बात का ख्याल रखना कि तुम फौज के इंतजाम में होशियार रहना, क्योंकि शिवदत्त सिंह का चढ़ाना अब ताज्जुब नहीं है। हरदयाल सिंह ने कहा, महाराज, मैं सभी इंतजाम से होशियार हूँ। महाराज ने कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद हरदयाल सिंह महाराज से रुखसत हो अपने घर चले आए। आगे चंद्रकांता और चपला का क्या हुआ ये सुनेंगे, और तेज सिंह लौट कर आए अथवा नहीं, वीरेंद्र सिंह का क्या हाल हुआ, ये सब जानेंगे मगर अगले अंक में। तब तक बने रहिए यूट्यूबर मौसी की कहानियों के साथ और कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।